जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पंचलाइट जो कहानी है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है उसको अच्छे से देखेंगे। पहले हम देखेंगे जो इसका सारांश यानी कथा वस्तु, इसके बाद इसका मैं थोड़ा सा आपको उद्देश्य भी बता दूंगा कि जो यहाँ पे लेखक है वह कहना क्या चाहता है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए क्या है, पहली हेडिंग जो आपको देखना है कि पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट की खरीदारी। होता क्या है कि जो गांव के लोग होते हैं वो अपनी अलग अलग जाति के आधार पे बटे हुए हैं, यानी कि हर एक जाति की अपनी एक टोली है। उसी में से एक टोली है जिसका नाम है महतो टोली। ठीक है, अब महतो टोली के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो सरदार होते हैं, वो पिछले 15 महीने से दंड और जुर्माने इकट्ठा करके कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। उसी पैसों को लेकर के वो रामनवमी के मेले में घूमने जाते हैं, और जब वो वहाँ पे घूमने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे पेट्रोमैक्स दिखाई देता है जिसे वह खरीद लेते हैं। स्लाइड खरीदने के बाद भी उनके पास 10 रुपये बच जाते हैं। जब 10 रुपये बच जाते हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना चलो पूजा पाठ की सामग्री ले लें, क्योंकि आप जानते हैं यदि पहले के ज़माने में या आज भी हमारे घर यदि कोई बहुत बड़ी चीज़ आए नई आए तो हम लोग पूजा पाठ जरूर करते हैं। तो वैसे वहाँ पर भी हुआ, 10 रुपया बचा तो उसका वो लोग पूजा पाठ की सामग्री खरीद लिए। और जब उस पेट्रोमैक्स और पूजा पाठ की सामग्री खरीदने के बाद जब पंच के सरदार और सरदार के साथ जो उनके साथ कुछ लोग थे, वो लोग अपने जब गांव में आते हैं तो जो गांव के जो टोला होता है, यानी कि उस टोले के सभी बालक औरत मर्द इकट्ठा हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिए कि वह पूजा पाठ का प्रबंधन करे। यानी कि जो सरदार होते हैं वह अपनी पत्नी को आदेश देते हैं कि आप पूजा पाठ का प्रबंधन करिए, व्यवस्था करिए। और जब पंचलाइट को खरीद के लाए थे तो जो उस गांव के बच्चे थे, लड़के थे, औरत थी, मर्द थी, वो सभी लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए। जैसे कि आज भी गांव में है, यदि अभी कहीं खुदाई हो रही जैसे जेसीबी है तो तुरंत कुछ ना कुछ लोग वहां पे पहुंच ही जाते हैं। इस टाइप का काम आज भी गाँव में है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो पहली डेफिनेशन आपको समझ में आ गई ना कि हेडिंग की पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट की खरीदारी कैसे हुई। एक गाँव है, वहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, वहाँ के जो उसी में से एक महतो टोली होती है, उसके जो सरदार होते हैं वो 15 महीने से जो जुर्माना उनको मिला था उसी पैसों को लेकर के रामनवमी मेला देखने जाते हैं। वहाँ से पंचलाइट खरीद के लाते हैं जिसे गांव के सभी लड़के, बच्चे, मर्द, पुरुष, महिलाएं सभी लोग उसको देखते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी को पूजा पाठ करने का आदेश देती हैं। अब आगे चलिए। अब दूसरी हेडिंग क्या है, पंचलाइट को जलाने की समस्या। तो अब तक आपने देख लिया कि पंचलाइट खरीद के आ गई। महतो टोली के सभी लोग जो पंचलाइट के आने से बहुत ज़्यादा खुशी थे, यानी कि मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज भाई देखो यार हमारे टोली में कम से कम पंचलाइट आ गया। लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वह ये थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था। तो मतलब समझ गए ना कि महतो टोली वाले बहुत ज़्यादा खुश तो थे कि हमारे गांव में पंचलाइट आ गया, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भाई इसको जलाएगा कौन, क्योंकि उनमें से किसी भी व्यक्ति को जलाने नहीं आता है। इसके बाद क्या होता है, महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक डिबरी नहीं जलाई गई थी। क्यों? तो हुआ क्या था, उस गांव के जो जितने भी घर के थे लोग ना, वो किसी ने भी डिबरी नहीं जलाई थी। क्यों नहीं जलाया था? क्योंकि वो लोग सभी लोग खुश थे कि क्योंकि सभी पंचलाइट की रोशनी को ही सभी और फैला हुआ देखना चाहते थे। यानी कुछ जो गांव के लोग थे वो सभी लोग पंचलाइट की रोशनी को चारों ओर फैला हुआ देखना चाहते थे। पंचलाइट ना जलने से जो पंच के चेहरे हैं वो उतर गए और राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, क्योंकि आप जानते हो कि गांव में कितना ज़्यादा ईर्ष्या का भावना होता है, एक दूसरे से लोग कितना ज़्यादा जलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ। जब पंचलाइट नहीं जल पाई तो जो आसपास के लोग थे, अगल बगल की टोली वाले, वो लोग मज़ा लेने लगे कि पंचलाइट तो खरीद के लेके चले आए, जलाना ही नहीं आता। अब इससे जो वो पंच के चेहरे थे वो उतर गए। क्यों उतर गए? क्योंकि किसी ने भी अपने घर डिबरी नहीं जलाई थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बावजूद पंच ने तय किया दूसरी टोली के व्यक्ति से मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा। यानी कि जो पंच के सभी लोग होते हैं वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई पंचलाइट जले या ना जले, लेकिन हम लोग दूसरी टोली के लोगों से मदद नहीं लेंगे चाहे जो हो जाए। यानी कि आप समझ सकते हो कि ईर्ष्या का भावना कितना ज़्यादा था, मतलब दोनों लोगों में। वो लोग मज़ा ले रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं भाई नहीं जलेगा ठीक है, लेकिन हम लोग मदद नहीं लेंगे, क्योंकि यदि मदद ले लिए तो हमेशा के लिए कहने का हो जाएगा कि भाई जब तुम लोग पंचलाइट खरीद के लाए थे तो तुम लोगों को जलाने तक नहीं आता था, हमारी टोली के लोगों ने जलाया था। इसके बाद क्या होता, तीसरी हेडिंग देखिए क्या है,
टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन की खोज। तो यह एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस कहानी के, कह सकते हो इस कहानी के हीरो हैं। गुलरी काकी की बेटी मुनरी जो होती है, मुनरी वो गोधन से प्रेम करती है और उसे पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन पंचों ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को ये सूचना सरदार तक पहुंचाने की बात कही। यानी कि आप इस कहानी का मतलब ये समझिए कि जो एक होती है गुलरी काकी, ठीक है, गुलरी काकी की बेटी होती है मुनरी। जो मुनरी होती है वो गोधन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। होता क्या है, जब जो गोधन था ना, वो गुलरी काकी के घर के बाहर से जब भी जाता तो सलीमा का गाना गाता था। इस चीज़ को जो गुलरी काकी होती है वो देख लेती है कि मेरी बेटी मुनरी को हमेशा देख करके गोधन गाना गाता है। तो उन्होंने यह शिकायत अपने पंच से कर दी, और जब पंचों को ये बात पता लगी कि गोधन ऐसे करता है मुनरी को देख करके, तो जो पंच के सरदार होते हैं और सभी पंच के लोग, उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो गोधन है इसको गांव से बाहर निकाल दिया जाए और इसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। तो इसीलिए वो गांव से बाहर है और अभी वो सजा भुगत रहा है। लेकिन जो मुनरी होती है उसे ये बात पता होती है कि जो गोधन है उसको पंचलाइट जलाना आता है। लेकिन अब यहाँ पे मुनरी जो है वह ये बात डायरेक्ट सरदार को नहीं बता पाती, तो इसीलिए उसने अपनी सहेली जिसका नाम है कनेली की सहायता ली और उसने कहा कनेली जाके सरदार से कह दो कि जो गोधन है उसे जलाना आता है। जब सरदार को ये चीज़ पता लगती है कि भाई उसको जलाना आता है, तो सभी पंचों ने सोच विचार के अंत में निर्णय लिया कि भाई उसको बुला दिया जाए। नहीं बुलाया जाए कि यार बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तो जब उसको बुलाने का फैसला लिया जाता है, अब जब पंच के द्वारा गोधन को बुलाने का निर्णय ले लिया गया, तब उसकी खोज होने लगी भाई वो कहाँ है। अब चलिए हम आगे चलते हैं दूसरी हेडिंग पे, जो हमारी चौथी हेडिंग शायद है। तो अब देखिए क्या है, गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, यानी जो सरदार का बॉडीगार्ड था, सरदार ने सबसे पहले अपने बॉडीगार्ड को भेजा कि भाई जाओ गोधन के बुला को लेके आओ। तो गोधन को बुलाने जाता है, लेकिन गोधन आने से मना कर देता है। तब इसके बाद उसको मनाने के लिए गुलरी काकी गई, और जब गुलरी काकी जाती है तो गुलरी काकी के मनाने से मान भी जाता है और खुद फिर गोधन आता है। और जब गोधन आता है तब वह स्प्रिटी मांगता है, लेकिन गांव वालों के पास स्प्रिटी नहीं होता है। तब गांव वालों ने सोचा अब देखो भाई शायद अब ये भी ना जला पाए, लेकिन फिर वो जुगाड़ करके गरी यानी कि नारियल के तेल से ही पंचलाइट को जला देता है। अब जैसे ही पंचलाइट जलाता है, तुरंत गांव के जो टोली के सभी लोग थे यानी कि सभी सदस्य थे, उनके चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ गई। अब जैसे भाई जला तो आप सोचिए कि पूरे गांव में किसी के यहाँ डिबरी नहीं जली थी, सभी लोग उत्साहित थे, लेकिन सभी का चेहरा निराश हो गया कि यार बगल वाले मज़ा ले रहे हैं, किसी के यहाँ खाना नहीं बना, सारे बच्चे भूखे हैं कि अभी सोचे थे सब प्रसाद और साथ मिलेगा तब सब काम होगा। तो सबका चेहरा उतरा हुआ था। लेकिन जैसे पंचलाइट जली तुरंत सभी लोग खुश हो गए कि भाई चलो यार इज्जत बच गई, और सारे बच्चे एकदम खेलने कूदने लगे, खुशी की लहर दौड़ उठी। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि और कीर्तन की शुरू हो गई। यानी कि जो गांव के सभी लोग थे, तो आप सभी जानते हो कि कोई भी काम अगर पूजा पाठ होता है, अगर कोई सामान आया है तो सबसे पहले महावीर स्वामी की जय बोला जाता है। तो वही चीज़ गाँव वालों ने सबसे पहले महावीर स्वामी की जय की ध्वनि लगाई और पूरी तरीके से भाई लोग एकदम खुश हो गए, सब खुश हो गए। इसके बाद क्या होता है भाई, कीर्तन वगैरह वहाँ पे होने लगा। अब सबसे लास्ट हेडिंग हमारी क्या है, पंचों द्वारा गोधन को माफ़ करना। क्योंकि अभी यहाँ पे आपने पूछा, यहाँ पे पढ़ा ना कि टोली द्वारा सजा भुगत रही, यानी कि अब तक तो सजा भुगत रहा था और यहाँ पे पंचलाइट जला दिया। अब जब पंचलाइट जला दिया तब देखिए क्या है, पंचों द्वारा गोधन को माफ़ करना। तो अब देखिए क्या हुआ, गोधन ने जिस होशियारी से, अब देखिए मैं इसको पढ़ूंगा नहीं लेकिन आपको मतलब बता दे रहा हूँ, यानी कि गोधन जो होता है जिस होशियारी से पंचलाइट को जलाता है, उससे सभी जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो उसके मन में, उनके दिल में जो एक गोधन को लेके एक इमेज बनी हुई थी कि भाई ये तो बहुत बेकार लड़का, हमेशा जाके उसके घर के सामने जाता है और सलीमा का गाना गाता है। तो ये सब चीज़ें जो उनके अंदर में गलत निगेटिविटी बैठी थी गोधन को लेकर के, वो सब दूर हो गई और सबके दिल में उसके लिए प्यार हो गया। तब मुनरी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा। अब मुनरी होती क्या है, उसे देखती है। इसके बाद क्या होता है, सरदार ने गोधन को प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, क्योंकि जो टोली थी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग जात की अपनी टोली, हर एक जात की अपनी टोली, जैसे इसमें बताया राजपूत टोली, तो एक राजपूत टोली, महतो टोली, अलग अलग टोली है।
अब होता क्या है, तो जो सरदार होते हैं वो हर एक टोली में एक सरदार होता है और उस टोली का वही मुखिया होता है। तो सबसे बड़ी बदनामी किसकी हो रही थी? उस टोली की हो रही थी। और उस टोली का मालिक कौन था? सरदार। तो सरदार की सबसे ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी। तो इसीलिए सरदार ने उसे अपने पास, सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहा कि तुमने जाति की इज्जत रखी, यानी कि गोधन तुमने आज हमारी जाति का इज्जत रख लिया, तुम्हारे साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना, क्योंकि सलीमा का गाना गाने के कारण ही उसे गांव से बाहर निकाला गया था। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रण किया, यानी कि डिनर पे बुलाया, भाई आ जाओ रात को खाने के लिए। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा और नज़र मिलाते ही लज्जा से मुनरी की पलकें झुक गई। यानी कि वही है, जब उसे डिनर के लिए निमंत्रण मिला तो एक बार मुनरी को देखा और मुनरी को देखते ही मुनरी जो है शर्मा गई। यही था इस पूरी कहानी का उद्देश्य। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, वही चीज़ है कि गांव के लोग होते हैं, वो जाते हैं रामनवमी के दिन पंचलाइट खरीदने। पंचलाइट खरीद के लाते हैं। सभी लोग खुश हो गए थे, लेकिन उसे कोई जला नहीं पा रहा था। इसके बाद क्या होता है, ये पता लगता है कि जो गोधन है वह इस पंचलाइट को जला देगा। फिर गोधन की खोज की जाती है और गोधन आता है और उस पंचलाइट को जला देता है। होता क्या, जो गोधन था वो सज़ा भुगत रहा था, लेकिन जब से वो पंचलाइट जलाया तो सभी लोग उसकी सज़ा को माफ़ कर देते हैं और सबके दिल में उसके लिए प्यार हो गया। अब चलिए मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, क्यों इसको मतलब लेखक ने लिखा है। तो जो सुप्रसिद्ध हिंदी कथाकार हैं उनका नाम फणीश्वर नाथ रेणु है, उनके द्वारा ही पंचलाइट लिखी गई है। पंचलाइट में पेट्रोमैक्स को ही गांव वाले जो होते हैं, यानी जो पंचलाइट में, अरे यार, तो जो इस पंचलाइट कहानी जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा है उसका उद्देश्य जान लीजिए क्या है। तो देखिए, सुप्रसिद्ध हिंदी कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक कहानी पंचलाइट में पेट्रोमैक्स को ही गाँव वाले पंचलाइट कहते हैं। यानी कि जो पंचलाइट कहानी है इसमें जो होता है एक पेट्रोमैक्स होता है, ठीक है। पंचलाइट कहानी में पेट्रोमैक्स है, लेकिन उस गांव के जो लोग हैं जिसका उल्लेख किया गया, यानी महतो टोली के लोग, पेट्रोमैक्स को पेट्रोमैक्स ना कह के पंचलाइट या पंचलाइट कहते हैं, ठीक है। इस कहानी का जो उद्देश्य है वो मध्यम ग्रामीण जो इसके माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण, यानी कि इसके माध्यम से गांव के बारे में बताया गया है कि उनकी जो ग्रामवासी को मनोवैज्ञानिक की वास्तविक झलक प्रस्तुति करती है कि जो ग्रामीण की हैं, जो ग्रामीण समाज यानी जो गांव के लोग हैं, वो जात के आधार पर आज भी किस तरीके से अलग अलग हैं और उनके मन में एक दूसरे के प्रति कितना ज़्यादा ईर्ष्या यानी द्वेष भरा होता है। क्योंकि आप देखिए, एक दूसरे का मजा ले रहे हैं, जबकि होता क्या है, हमारे अंदर जो ह्यूमन वैल्यू है उसके अनुसार हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी मजा नहीं लेना चाहिए। वही बता रहे हैं, वही ये चीज़ भी बता रहे हैं जिसका जीवंत चित्रण रेणुका जी ने किया। यानी कि इस चीज़ का उल्लेख जो रेणु है, जो कि हमारे मतलब इसके लेखक हैं, उन्होंने इस चीज़ को बताया है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े बड़े संस्कारों और निषेधों को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। तो यही सब चीज़ें हैं कि आधुनिक युग में आज भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। यही चीज़ बताया गया है कि आज के टाइम पे भी, इस आधुनिक टाइम के पर भी कितने गांव के ऐसे लोग हैं जो आज भी जाति के आधार पे पिछड़े हुए हैं और उनकी मानसिकता यही है कि एक दूसरे से द्वेष करना, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, और आगे आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ये कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।